नहीं है। मुर्गी पालक जो बंधु हैं उनको एक तरह का सरकार रियायत भी दे रही है कि जो देसी मुर्गी आपका जो बड़ा मुर्गी है उसके मारने कलिंग करने का जो उसका जो कलिंग होता है उसके एवज में उनको 50 रुपया, जो छोटा चूजा है 10 सप्ताह से नीचे का है उसके लिए 20 रुपया, जो ब्रॉयलर है फार्म वाला जो उजला नस्ल का जो मुर्गी है उसके लिए 40 रुपया, जो आपका बत्तख है तो बत्तख जो बड़ा है मैच्योर्ड है उसके लिए 75 रुपया, और जो उसका चूजा है उसको आप 35 रुपये के दर से उसको भुगतान करना है। 2 रुपये प्रति अंडा की दर से उसका भी मुआवजा दर है। 6 रुपये किलो के दर से फीड का आप जितना भी फीड हमको वजन करके हम जो गाड़ेंगे उसको मुआवजा मिलेगा। और इस तरह की ग्रसित मुर्गियों का पोस्टमार्टम भी नहीं करना है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम करेंगे डॉक्टर उनको भी संक्रमण होने का खतरा है। इसलिए इस तरह के मुर्गियों को गड्ढा खोद करके 2 मीटर डेप्थ में गहराई 2 बाई 2 बाई 2 2000 मुर्गियों के लिए बना हुआ है पिट, उसमें आप गनी बैग में कलिंग करने के बाद उसको डाल देना है। उसके ऊपर से चूना डाल देंगे, उसके बाद ऊपर से 1-2 फीट मिट्टी भर देंगे, ऊपर से लाल झंडे का एक बांस के डंठल में उसमें निशान लगा देंगे और उसकी रखवाली करेंगे कि इसको उखाड़ के कहीं इधर उधर नहीं कोई डिस्टर्ब करे, ताकि फिर संक्रमण इधर से उधर नहीं फैले। ऐसे स्थान पर इसको दफन करना है जो पब्लिक एरिया से काफी दूर रहे। प्रकोप हुआ, बर्ड फ्लू से मर गया, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से आप उसको स्प्रे करवा दें और साफ सफाई रखें। जहां पे मुर्गी मरी है उसका लीटर को भी गड़वा दें। और इसमें एक और है बात कि जो अंडे भी जो संक्रमित मुर्गियां के फॉर्म से जो उत्पन्न हो रही थी या हो रही गई थी तो उसको भी इसमें उसको गाड़ देना है। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं, खास करके जो बर्ड फ्लू जो कलिंग करना है तो उसके लिए इस तरह का पीपी किट जो है हमारे यहाँ बर्ड कलर जो है, तो इस तरह से इन लोगों को एक कैप है, एक गॉगल्स है, एक मास्क है, एक डांगरी है, नीचे में जूता की जगह पे है दस्ताना है। तो इस तरह इसको पहनने की भी एक प्रक्रिया है। दथी पहले मास्क लगा लिए, चश्मा लगा लिए, डांगरी पहन लिए, पैजामा पहन लिए, उसके बाद फिर नीचे से ये आप जो देख रहे हैं पैर में जूता के ऊपर से जो कवरिंग का है उसको है। और इसको जहां पे गाड़ना है, वरीड करना है, उसको इस तरह के ड्रेस को पहन करके जो पकड़ना है, इसलिए कि इसमें इन्फेक्शन नहीं हो। और इस तरह का ड्रेस को जहां पे गड़ना है उसी जगह पे इसको खोल करके सिस्टमेटिक ढंग से और उसको वहां पे जला देना है। इस तरह से जो स्टीम में जो लगे हुए लोग होते हैं उनको भी 10 दिन के लिए आइसोलेट करके रखा जाता है और मेडिकल चेकअप में रखा जाता है। इस तरह का है कि कलिंग कैसे किया जाए, उसका 2 तरह का कलिंग का तरीका है। एक तो है कि एक्सटॉर्शन, उसके हेड को थोड़ा खींच दें, उस तरह से मुर्गी मर जाएगी, और नहीं तो उसके हेड को रोटेट कर दें, घुमा दें, मचोड़ दें। तो इस तरह से जो ताकि बिना ब्लड निकले हुए मुर्गी का कलिंग हो जाए और मरने के बाद उसको इमीडिएट गनी बैग में डाल करके उसको रस्सी से बांध देना है। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रदेश का मौसम परिवर्तित हो रहा है और तापक्रम में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के हानिकारक विषाणु, जीवाणु रोगजनक वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा आपका पशुपालन व्यवसाय आता है। क्योंकि देखा जाता है कि इन हानिकारक रोगजनकों के कारण आपके दुधारू पशुओं में मुंह पका, खुर पका, गला घोटू, लंगड़ी जैसे हानिकारक रोगों का प्रकोप हो जाता है और आपको इसके कारण, लक्षण, निवारण की सही जानकारी भी नहीं हो पाती है। यदि रोग की पहचान हो भी जाती है तो इलाज भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इन हानिकारक रोगों से बहुत कम समय में समूह में दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है। इस प्रकार के खतरनाक रोगों के इलाज से बेहतर बचाव ही है, जिससे कि दुधारू पशु इन रोगों के चपेट में ही न आए। इस हेतु दुधारू पशुओं में रोगों के रोकथाम हेतु टीकाकरण ही समुचित उपाय है। परंतु अब बात आती है कि दुधारू पशुओं में टीकाकरण कब एवं कैसे कराएं। इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में तो पशुधन ही कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पशुधन से अपेक्षित आर्थिक लाभ तभी मिल सकता है जब हमारे पालतू पशु गाय, भैंस आदि स्वस्थ हों। स्वस्थ पशु ही अच्छे उत्पादक हो सकते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता भी उत्तम होती है। पशुधन में कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें मात्र नियमित समय पर टीकाकरण करवा के रोका जा सकता है। संक्रामक रोग जीवाणु जनित अथवा विषाणु जनित हो सकते हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में दूषित आहार, चारा, घास, दाना, पानी, बिछावन, हवा आदि से फैल सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार हैं: गला घोंटू या घुरका रोग, यह जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में यह रोग अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक घातक होता है। भैंसों के गले में सूजन हो जाती है जो मुंह के आसपास और गर्दन तक तथा कभी कभी अगली टांगों और कंधों तक फैल जाती है। सांस लेने में पशु को कष्ट होता है और कष्टपूर्ण आवाज सुनाई देती है। मुंह से लार टपकती रहती है। बहुत तेज बुखार हो जाता है। इस रोग का आक्रमण इतना तेजी से होता है कि उपचार का समय ही पशुपालकों को नहीं मिलता। इस संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओं को मई माह में प्रतिवर्ष रोग बचावकारी टीका लगवाएं। टीका लगवाने से गाभिन अथवा दूध देने वाले पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पशुओं को सूखे, धूप वाले हवादार मकान में रखा जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खुरपका या मुंह पका रोग के बारे में। पशुओं का यह प्राचीन विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में होता है। संकर नस्ल के तथा विदेशी पशु इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं। जो पशु इस रोग से पीड़ित होकर ठीक हो जाते हैं वे बहुत कमजोर और खेतीबाड़ी के लायक नहीं रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग बीमार पशु के संपर्क में आने से या दूषित पानी, घास, भूसा, चारागाहों द्वारा फैलता है। इस रोग के आरंभ में पशु कांपता है, उसे बुखार आता है, मुंह गर्म लगता है एवं मुंह से लार टपकती रहती है। जीभ पर भी छाले पड़ जाते हैं जो फटकर एक गहरे और बड़े आकार के घाव का रूप धारण कर लेते हैं। गाय के थनों पर भी फफोले आ जाते हैं। पीड़ित पशु के मुंह को 2% फिटकरी के घोल या 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट घोल से धोना चाहिए। खुरों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। इसके बचाव हेतु नियमित टीकाकरण आवश्यक है। पहला बचाव टीका 4 सप्ताह की आयु होने पर, दूसरा टीका पहले टीके के 6 सप्ताह पश्चात तथा तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद और इसके पश्चात हर वर्ष टीका लगवाना चाहिए। संकर प्रजाति अथवा विदेशी प्रजाति के पशुओं को यह टीका प्रतिवर्ष 2 बार 6 माह के अंतर पर लगवाना चाहिए। अगला प्रमुख रोग है लंगड़िया या लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। बरसात में होने वाला यह जीवाणु जनित रोग जो युवा पशुओं, बछड़े बछियों में अधिकतर होता है। कई बार बछड़े बछियां अचानक ही पिछली टांगों से लड़खड़ाने लगती हैं और उनके पुट्ठों में सूजन आ जाती है। इसे फड़ सूजन या पुट्ठा सूजन रोग भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की गैस भी पैदा होती है और दबाने पर चर्र चर्र की आवाज आती है। इस रोग का लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। यह रोग गौ पशुओं का अत्यधिक संक्रामक रोग है। बरसात शुरू होने से पहले रोग फैलता है। अधिक संभावना अप्रैल से जून माह के बीच रहती है। इस गंभीर रोग से बचाव हेतु एकमात्र उपाय नियमित टीकाकरण है। 4 माह से 3 वर्ष के सभी गौ पशुओं को प्रतिवर्ष यह टीका मई माह में अवश्य लगवाना चाहिए। इस रोग से मृत पशु को भूमि में 2.5 मीटर गहराई तक चूने से ढककर दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, पशु स्वयं अपना दुख दर्द नहीं कह सकता, अतः उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रत्येक पशुपालक का कर्तव्य है और इस हेतु नियमित टीकाकरण शेड्यूल को हम अगर अपनाते हैं, हम अपने बहुमूल्य पशुओं को गंभीर संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
मौसम कृषि परामर्श सेवा बुलेटिन राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। सर्वप्रथम बात करते हैं समस्तीपुर तथा आसपास के किसान भाइयों की। तो चना एवं अरहर की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है तथा आगे का मौसम इसके प्रसार के लिए अनुकूल रहने का अनुमान है। इसके बचाव के लिए क्विनोलफास दवा का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तापमान के बढ़ने की संभावना को देखते हुए गर्मा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गर्मा मूंग एवं उड़द की बुआई करें। सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना को देखते हुए दुधारू पशुओं के खानपान तथा देखरेख में विशेष ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं रांची तथा आसपास के क्षेत्रों की। खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा जो किसान भाई देर से रोपा किए हैं वे रोपा के 20 से 25 दिनों बाद यूरिया का पहला भुरखाव तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भुरखाव करें। अगर खेत में खरपतवार की समस्या हो तो कोनोवीडर मशीन को 2 पंक्तियों के बीच में आगे पीछे करते हुए चला दें। इससे खरपतवार नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के हल्का होने से वायु संचार की स्थिति में भी सुधार होता है। सही समय पर बोई गई गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, अतः किसान भाई इसकी कटाई का कार्य करें। फसल काटते समय अगर पौधों में लूज स्मट रोग से ग्रसित बालियां दिखाई पड़े तो उन बालियों को पॉलिथीन के थैले से ढककर तोड़ लें तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। रोगी बालियों को काटते समय यह ध्यान रखें कि उसका चूर्ण नीचे जमीन पर नहीं गिरे। यह प्रक्रिया उन किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि इस फसल को अगले वर्ष बीज के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं। जो किसान भाई पहले ही फसल को काट चुके हैं वे फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण के पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। देर से बोई गई फसल इस समय दाना भरने अथवा दाना पुष्ट होने की अवस्था में है। इस अवस्था में नमी की कमी होने से उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है, अतः किसान भाई आवश्यकतानुसार सिंचाई दोपहर बाद करें। जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तथा अगर मिट्टी में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। बैंगन एवं भिंडी की फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर बाद करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भ्रंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बने कीटनाशी जैसे अचूक, निमेरीन, निमेटीन, निमेसीडीन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। ऐसे मौसम में बकरियों में TPR रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर TPR का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप से बचाएं तथा स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव करें। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है,
ग्राम अगवानपुर जिला पटना के कृषक राणा प्रताप सिंह ने आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप वर्तमान में अमरूद के बाग में किए जाने वाले प्रबंधनों की जानकारी चाहते हैं। तो राणा प्रताप जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की है प्रस्तुति। किसान भाइयों को चाहिए बरसात की फसल को अवॉइड करें। इसके लिए फरवरी मार्च के अंदर जो फूल आते हैं उनसे फसल न लें। किसान ये कर सकते हैं कि फूल आए उसमें और फूल आने तक 1 महीने 1.5 महीने तक पानी बंद रखें, ताकि यदि फूल आते भी हैं तो भी फूल वो झड़ जाएंगे और बरसात की फसल किसान के नहीं आ पाएगी। इसके अलावा किसान 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी फरवरी मार्च के अंदर जो फूल आते हैं उसको गिरा सकते हैं। किसानों को अमरूद के पौधों के अंदर पानी भी 1-1.5 महीने रोकना पड़ता है और पौधों को थोड़ा स्ट्रेस में लाना पड़ता है, ताकि उसकी जो स्टेडी ग्रोथ है वो एकदम से रुके और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज प्रारंभ हो। इसके लिए जो किसान भाई सर्दी की फसल लेना चाहते हैं उनको अप्रैल और मई के माह में पानी को बंद करके और स्टेज पौधों को दे सकते हैं। किसानों को ये चाहिए कि 1-1.5 महीने पानी बंद रखें और मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह के अंदर पौधों की आयु के अनुसार उनमें खाद और उर्वरक दें। ध्यान रखें कि यूरिया की जो मात्रा है वो 2 किस्तों में दें, यानी आधी यूरिया 300 ग्राम यूरिया, आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पौधा पूरे थावले के अंदर अच्छी तरह से खुदाई करके और जितनी पौधे की कैनोपी का फैलाव है उस पूरी फैलाव के अंदर वो खाद मिलाएं और पावड़े से अच्छी तरह जमीन के अंदर मिला के और फिर पौधों को पानी पिलाएं। बरसात से पहले 1 या 2 बार यदि किसान सिंचाई कर देते हैं तो बरसात के पश्चात में जुलाई अगस्त में अच्छे फूल पौधों पे आएंगे और उसके माध्यम से अच्छी उपज किसान के पौधों पे बैठेगी। एक चीज और किसानों को ध्यान में रखनी है कि जब फूल आए उसमें पानी बंद रखें और जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं उसके पश्चात से रेगुलर अंतराल पे पौधों को पानी मिलना चाहिए और उस समय यूरिया की जो दूसरी किस्त है वो भी किसानों को देनी चाहिए, खासकर अगस्त सितंबर के आसपास, ताकि जो फल है वो आकार में बड़े हो और अच्छी क्वालिटी चमक उसमें आए। कई बार जिंक की डेफिशिएंसी भी पौधों में देखी जा सकती है, तो इसके लिए 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे भी किसान भाई फल लगने के पश्चात कर सकते हैं, यदि शुरुआत में मिट्टी के अंदर जिंक सल्फेट नहीं मिलाया हो तो। फल लगने के पश्चात में फल मक्खी का प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव के लिए क्विनाल फोस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, ताकि अमरूद के फलों को फल मक्खी के प्रकोप से बचाया जा सके। जब सर्दी की फसल किसान भाई ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके पश्चात में किसान भाई जितने भी शाखाएं, सूखी शाखाएं हैं या नीचे फैली हुई शाखाएं हैं या ज्यादा यदि ग्रोथ हो रही हो अंदर तो सूरज का प्रकाश पूरा नहीं जा रहा हो तो किसान भाई ऐसी शाखाओं को काट सकते हैं। और यदि किसान भाई इस तरह से सर्दी की फसल अमरूद की लेते हैं तो उनको मार्केट के अंदर भी अच्छी कीमत मिलती है और वजन भी अच्छा बैठता है और कीड़ों से इनसे नुकसान भी काफी कम होता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। भाजपा में नरेंद्र मोदी का बढ़ा कद, राजनाथ की नई टीम में बिहारी नेताओं को तवज्जो, फिर गरमाई सूबे की सियासत। सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगी निर्बाध बिजली, नीतीश कैबिनेट का फैसला, कोसी त्रासदी न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा।
नवादा में दबंगों ने डायन के आरोप में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गुजरात के तर्ज पर बिहार के किसानों का भी होगा स्वास्थ्य बीमा, सहकारिता मंत्री का ऐलान, प्रारूप तैयार करने में जुटे अधिकारी। और कटिहार में किसानों की पहल, बरसात से पहले खेतों में उगाई शिमला मिर्च, सरकार भी कर रही मदद। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले खबर आ रही है नवादा से, जहां पर दबंगों ने एक महिला की पिटाई की है, निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप लगा रही है महिला। हालांकि यहां पर मसला कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है कि जमीन का विवाद है, लेकिन फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में इस महिला का उपचार जारी है। लेकिन इस बीच में खबर यह कि होली के दिन इस महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति को, उसके पुत्र को अबीर लगा दिया था और उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और मारपीट की नौबत आई। महिला के साथ मारपीट की गई, निर्वस्त्र कर उसके साथ अभद्रता की गई, ये आरोप लगा रही है महिला। लेकिन जमीन का विवाद भी यहां पर सामने आ रहा है कि रंजिश कुछ जमीन को लेकर भी है। फिलहाल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस तक सूचना जरूर पहुंची, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस गांव भी पहुंची थी। दबंग वहां पर फरार बताया जा रहा है। फिलहाल जमकर पिटाई की इस महिला की, ऐसा आरोप लगा रही है महिला। बुआ बांध के घर ढुका लेते और घर में घर बना लेते, बदले में हमरा जमीन पड़ी था, में खरियान बना लेते जबरदस्ती। कुछ गाछ वृक्ष चले थे सब बर्बाद कर देते काट करके, कपड़ा नाता खोल खाल के एकदम लंगे हमरा ठाक कर देते। पुलिस के साथ हमारे सहयोगी रामजी प्रसाद जोड़म से बात करते हैं। रामजी, महिला की हालत इस वक्त क्या है? तो अब उसकी ठीक है हालत, इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में जी। और रात में कुछ स्थिति उसकी नाजुक बहुत थी, क्योंकि ब्लीडिंग काफी हो रहे थे उसके गुप्तांग से जी। लेकिन डॉक्टर ने इलाज किया, उसके बाद अभी उसकी फिलहाल स्थिति स्थिर है और संतोषजनक है स्वास्थ्य। रामजी प्रसाद, पूरा मसला क्या है यहाँ पर? किस तरीके से घटना घटित हुई? कहा जा रहा है कि होली के दिन विवाद हुआ था, लेकिन महिला अपने बाइट में भी कह रही है, महिला की प्रतिक्रिया है, जमीन को लेकर कुछ विवाद है। पूरी स्थिति क्या है यहाँ पर? जी, विवाद तो वही होली से ही शुरू हुई है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में विवाद अतुल यह है कि भूमि विवाद ही है। लेकिन लोगों का कहना है, उनके परिजनों का, कि होली के दिन इन लोगों ने अबीर गुलाल अर्जुन यादव के लड़के को लगा दिया, जिससे उसके परिजन नाराज हो गए कि तुम जाइन हो, तुम क्यों लगाई। और अगले दिन ये चली गई वहाँ अपने खेत पर, चफैल गांव है रजौली थाना, वहाँ अपने खेत पर इनका लगा हुआ है महुआ का पेड़, वहाँ महुआ चुनने चली गई। वहीं पर इन लोगों ने अकेले पकड़कर इसकी जबरदस्त पिटाई की, नंगे कर दिया, नंगे करने हाथ गोड़ बांध दिया। हाथ गोड़ बांधने के बाद इसको उसी नग्न अवस्था में ही खींच कर 1 किलोमीटर तक कुम्हरुआ गांव तक ले गया और वहां पर भी इसकी पिटाई किया और उसके बाद इसके निजी पार्ट में डंडा घुसेड़ दिया, जिससे ये काफी गंभीर अवस्था में घायल हो गई। किसी प्रकार इसका पति जो है चौकीदार की मदद से रजौली थाना लाया और तब फिर जाकर के उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जी अतुल। रामजी प्रसाद, इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस तक पहुंची थी, पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस की भूमिका है कि अभी तक गांव में पुलिस नहीं पहुंची है। क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या? दबंगों का असर कुछ इस तरीके से है कि पुलिस वहां नहीं पहुंच पा रही? पीड़ित महिला मीना देवी का कहना है कि सारे जो दबंग है वो काफी पैसे वाले हैं और वो पैसे के बल पर उन लोगों ने इसकी जमीन को भी कब्जा कर रखा है और थाने को भी लोगों ने खरीद लिया है। इसीलिए उसे 6 घंटे तक थाने में यूं ही जमीन पर सुधा कर रखा गया। घायल से वो दर्द से कराती, लेकिन फिर भी रामजी प्रसाद आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ दीपक कुमार, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं रजौली थाने के, वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, गंभीर आरोप लग रहा है पुलिस थाने पर भी। यहाँ पर एक मामला निकल कर आया है कि नवादा में डायन बताकर एक महिला के साथ मारपीट की गई, उसके साथ अभद्रता की गई, निर्वस्त्र किया गया और फिलहाल उस महिला की हालत गंभीर है। वस्तु स्थिति आपके बारे में, इस पूरे घटना के बारे में आपको मालूम है, क्या जानकारी है? थाना पे महिला आई थी और शिकायत की थी, हमारे साथ मारपीट किया गया है। हम थाना अध्यक्ष के साथ पूरी टीम के साथ
घटनास्थल पे गए थे और जानकारी लिए थे। मालूम चला कि ये महिला जो है उसकी अपनी गोतनी से जमीन को लेके, महुआ चुनने को लेके विवाद है। इस बात को, महुआ चुनने को विवाद को लेकर दोनों गोतनी में आपस में लड़ी है और जितनी बातें बताई जा रही हैं डायन करके पीटने का या फिर निवस्त कर घुमाने का, ये मनगढ़ंत बात बताई जा रही है। घटनास्थल पे यही बताया गया। जी दीपक जी, अस्पताल में भर्ती है महिला, डॉक्टरों से आप लोगों ने बात की, कहा जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर है और उसे जख्म जो है काफी गहरे हैं। हाँ, पिटाई हुआ उसका हम लोग इंजरी दे दिए हैं, जख्म प्रतिवेदन हम डॉक्टर को दिए हैं। जख्म प्रतिवेदन जैसे ही डॉक्टर के पास से हम लोग आएगा, कार्रवाई तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। लेकिन दीपक जी आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस भूमिका, पुलिस की जो है वो ठीक नहीं है, पुलिस को मैनेज किया गया, ये आरोप लग रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से। और जो लोग हैं जिन्होंने पिटाई की है वो इतने दबंग हैं कि वो अभी भी लगातार डरा धमका रहे। क्या इसमें सच्चाई है? हम थाना अध्यक्ष के खुद साथ जाके गाँव में पूरी तरह से घटना का छानबीन किए हैं, छापामारी किए हैं। घर से वो लोग फरार बताए जा रहे हैं, कोई वो लोग फरार है, वो लोग पास में जंगल है, गैर मजरूआ जमीन है जिसकी वजह से विवाद हुई है। यहाँ पर जो निर्वस्त कर पिटाई की बात है वो पूरी तरह से झूठी है। निरस्त कर पिटाई की बात पूरी तरह झूठी है। पिटाई हुई, निरस्त कर घुमाने की बात पर मसला यहाँ पर जमीन विवाद को लेकर है। जमीन विवाद को लेकर जो कि वन विभाग की सरकारी जमीन है, उस जमीन पे दोनों भाई का आपस में कब्जा है, इसी वजह से दोनों की पत्नी अपने गोतनी आपस में लड़ाई की है। दीपक जी, फिलहाल आपने बताया कि आप लोग पहुंचे भी थे थाना प्रभारी के साथ छापामारी करने के लिए, लेकिन जो पक्ष है, जो दबंग पक्ष है, वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है, उनके बारे में कुछ सूचना मिल पा रही है? पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। हम लोग प्रयास में है कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट किया जाए। कुछ यहाँ पर सुराग लग पाया है इस पूरे घटनाक्रम में कि कहाँ पर हैं वो और कब तक गिरफ्तारी आप लोग कर लेंगे उनकी? हम लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं कि आज शाम तक या कल तक गिरफ्तार कर लें, क्योंकि जो एरिया है उसके गांव है, घटनास्थल है, गांव जंगल के जस्ट बगल में है, कटा हुआ है, जंगल से कटा हुआ। और हम लोग को जाने से पहले ही देख लेता है लोग, तो लोग जंगल की ओर फरार हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दीपक जी सब इंस्पेक्टर हैं रजौली थाने के, इनका कहना है कि मनगढ़ंत बात है निर्वस्त कर की पिटाई की, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी कह रहे थे कि ये घटना कुछ इस तरीके से घटित हुई कि होली के दिन एक महिला के साथ अभद्रता की गई, उसके साथ निर्वस्त करके उसकी जमकर पिटाई की गई और फिलहाल वो सदर अस्पताल में भर्ती। और इस वक्त हमारे साथ रजौली थाने के थाना प्रभारी रंजीत जी भी जुड़े, उनसे बात करते हैं। रंजीत जी, ये पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी है, यहाँ पर क्या है पूरा मामला? ये घटना भूमि विवाद से संबंधित है जी, और महुआ चुनने को लेकर ये विवाद हुआ था वहाँ पे, जिसमें कि ये दोनों गोतनी हैं जिसके साथ ये मारपीट हुई है जी। पुलिस के ऊपर यहाँ पर आरोप लग रहा है कि जो दबंग परिवार है, दबंग परिवार मैनेज कर रहा है पुलिस को और ये मामला कुछ और है, उसे बनाने की कुछ कोशिश और हो रही है। वाकई सच्चाई इसमें पूरी क्या है, कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? और कितनी कार्रवाई अभी तक हुई है उनके खिलाफ, दबंगों के खिलाफ? जिसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है कि पुलिस मैनेजर जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली है उसका FIR दर्ज कर लगातार छापेमारी की जा रही है जी। कल भी छापेमारी की गई थी, लेकिन वो वहाँ से बगल में जंगल है, वहाँ वो लोग फरार हो गए। अभी भी हम लोग का पूरा प्रयास है जी कि उसको पकड़ने का, छापेमारी लगातार जारी है। रंजीत जी, अस्पताल भी आप लोग पहुंचे होंगे, क्या डॉक्टरों से वहां पर बात हुई? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से निकलकर बात सामने आ रही है कि महिला के साथ अभद्रता की गई है, उसके शरीर के निजी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया, क्या इस तरीके की सूचना है आपके पास? जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई? डॉक्टर साहब से बातचीत नहीं हुई है। पता चल रहा है न्यूज कुमार की वो नवादा रेफर है जी। तो आज हम लोग नवादा भी जाएंगे, जाकर वहाँ डॉक्टर से भी मिलेंगे। चलिए, पूरे मसले पर आपने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। एक सवाल यहाँ पर और भी जानना चाहेंगे कि कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी जो भी दबंग हैं जिन्होंने भी मारपीट की है? गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हम लोग का प्रयास है कि गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी। ऐसे आज शाम या कल तक पूरा प्रयास है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रंजीत कुमार, थाना प्रभारी रजौली थाना का, उनका भी कहना है कि ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, दो भाइयों के बीच का मामला है और वो जमीन वन विभाग की है और आपस में उसको लेकर तकरार है और इसकी वजह से ये पूरे घटनाक्रम सामने आई है और मारपीट की नौबत आई। हालांकि पुलिस अपने काम कर रही है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन जो पक्ष है जिसने मारपीट की है वो अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई और जो आरोप लगाया था महिला ने कि उसे डायन बताकर निर्वस्त करके उसके साथ मारपीट की गई, पुलिस कहती है कि ये पूरी घटना जो महिला के मुताबिक
घटित हुई है ये झूठी है। महिला के साथ मारपीट जरूर हुई है, उसका उपचार जारी है और पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन डायन बताकर निर्वस्त करने की जो बात है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है।